हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब चकाचक बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई। बैंक वाला ईएमआई मत समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? कोई पैसा नहीं मांगेगा। ये फिजिक्स वाला ईएमआई है बच्चों। तो ठीक है, तो फिजिक्स में ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बच्चों। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को किसने बताया मालूम है? माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले क्या बताया कि अगर किसी मैग्नेट को हम किसी क्वाइल में आगे पीछे करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो होने लगेगा। क्वाइल में क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो होने लगेगा। समझ रहे हैं? तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस माने बिना बैटरी के, बिना सोर्स के, ठीक है, बिना सोर्स के केवल चुंबक को, मैग्नेट को आगे पीछे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिए। खाली चुंबक मतलब मैग्नेट को आगे पीछे घुमा रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने करंट फ्लो करवाया। तो कौन थे वो? माइकल फैराडे, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने और क्या क्या बताया बच्चों? तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या है बच्चों? एक फेनोमेना है जिसमें ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको कि वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। क्लास 12th में आप लोग पढ़िएगा कि ईएमएफ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगभग एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रैकेट में करंट लिख दिए हैं। तो देखिए, ईएमआई फेनोमेना है जिसमें कि करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। करंट इंड्यूस होता है तो कैसे इंड्यूस होता है? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम चेंज करेंगे। तो जैसे कि देखिए, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट अगर क्वाइल के पास है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा इसमें जाएगा, और क्वाइल से जैसे जैसे दूर होगा तो क्वाइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है उसका नंबर क्या होगा? कम होते जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो, अगर मैग्नेट को हम इससे दूर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा, और इसके पास लेके आएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा। इसको कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तभी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज ना हो तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब यहाँ इसको हम स्थिर रख दिए ना, तो क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्वाइल में अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। कितना भी हाई पावर का हम मैग्नेट रख दें, कितना भी मतलब मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना भी ज्यादा हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों। मतलब क्या है बच्चों? कि अगर क्वाइल से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते रहेगा, क्वाइल से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या क्वाइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते रहेगा, ज्यादा होगा कम होगा वो अलग मैटर है, ठीक है। कम होगा तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा होगा तो भी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कर देना, अगर मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट को हम एक जगह स्थिर रखें और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बहुत ज्यादा कर दे, बहुत पावरफुल मैग्नेट को रख दे, लेकिन उसको मूव ना कराएं, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करवाने के लिए जरूरी है मैग्नेट को मूव करना। मतलब मैग्नेट को मूव करने का मतलब क्या है? कि इसमें क्वाइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर समय चेंज होते रहना चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। जैसे इसके नजदीक लाएंगे तो ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें, और इससे दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा, ठीक है।
और ये जरूरी नहीं है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल द करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मैग्नेट को हम घुमा रहे हैं तो कॉइल को स्थिर रखेंगे, और अगर मैग्नेट को हमको कांस्टेंट रखना है एक ही जगह पे तो कॉइल को घुमाएंगे। कॉइल को भी अगर हम आगे पीछे करेंगे ना तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें चेंज होगा कि नहीं। तो हम कॉइल को आगे पीछे करें या मैग्नेट को आगे पीछे करें, दोनों में से किसी को भी आगे पीछे करें तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी आगे पीछे करेंगे तो कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा बच्चों तो क्या होगा, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली इतना ही होता है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किए हम कॉइल्स में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, या तो मैग्नेट को कांस्टेंट रख के कॉइल को उसके आगे पीछे घुमाना होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो, अदरवाइज कॉइल को कांस्टेंट रख के मैग्नेट को उसके आगे पीछे घुमाना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेकेंड डिफिनीशन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप। तो मान लीजिए कि ये लूप है, तो ये मैग्नेट है, तो लूप में से अगर मैग्नेट जाएगा, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा तो लूप के जैसे जैसे क्लोज लेके जाएंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, लूप में बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा आएगा लूप में। ठीक है, और जैसे जैसे मैग्नेट को हम इसे दूर लेते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा बच्चों, कम होते जाएगा ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कम हो या कंटिन्यूअस ज्यादा हो, चेंजेज होना चाहिए, चेंजेज होना जरूरी है। ठीक है, जिसके कारण कि कॉइल में ये जो लूप है, ये लूप में हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया बच्चों, लूप में हमारा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब हम मैग्नेट को घुमाएं, इसको स्थिर रख के, चाहे इसको घुमाएं मैग्नेट को स्थिर रख के, मतलब कॉइल को घुमाएं मैग्नेट को स्थिर रख के, या मैग्नेट को घुमाएं कॉइल को स्थिर रख के, करंट कॉइल में ही जनरेट होगा। समझ में आया। तो ये सबसे पहले बताए माइकल फैराडे। ठीक है, तो अब चलिए ये तो देख लिए कि करंट जनरेट होगा। ठीक है, अब करंट जनरेट जो हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर का होगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को चलिए देखते हैं। ठीक ना, देखिए बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कॉइल से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आता है लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट। बच्चों लेंज लॉ बेसिकली आप लोग को पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या होता है वो तो नहीं अभी जानना है, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताता है वो जानना है। तो हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं कि लेंज लॉ के हेल्प से डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी कॉइल से करंट पास हो रहा है, मतलब किसी कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, किसी कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है विथ द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ठीक है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, अगर किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उससे करंट फ्लो कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो उस करंट का डायरेक्शन हमको फाइंड करना है बच्चों। तो उसके लिए लेंज लॉ है, लेंज लॉ क्लास 10th में पढ़ना नहीं है, बस इसका यूज कैसे करना है वो देख लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये लूप है, क्या है बच्चों, लूप है। अब यहाँ पे हम एक मैग्नेट रखे हैं, ठीक ना, मैग्नेट रखे हैं, तो मैग्नेट में दो पोल तो होगा, ये तो जान रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर देखिए मैग्नेट को हम लूप के नजदीक लेकर जाए, मैग्नेट को लूप के डायरेक्शन में लेके जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, होना चाहिए, हाँ, अगर मैग्नेट को हम लूप के डायरेक्शन, लूप यानी कॉइल समझ लीजिए, कॉइल का एक पार्ट लिए हैं, ठीक ना, तो कॉइल के डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेट को लेकर जा रहे हैं
तो क्या ये इसके अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। लेंजला बताए कि अंदर नहीं जाएगा। मतलब क्या है कहने का कि ये मैग्नेट को जब हम इसके नजदीक लेकर जाएंगे तो ये इसको दूर भगाएगा, ठीक है। और अगर इसको दूर लेकर जाएंगे तो दूर भी नहीं जाने देगा अपने से, मतलब अपने पास सटने भी नहीं देगा, वो अपने से दूर भी नहीं जाने देगा। समझ में आ रहा है? इस चुंबक को अगर हम यहां लेकर जाना चाहे तो नहीं जा पाएंगे, और इससे दूर लेकर जाना चाहे तो भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके पास हम लेकर जाना चाहे और ये सटने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या साउथ जनरेट होगा, साउथ पोल अपने आप बनेगा, ठीक है। साउथ पोल अगर बन गया तो यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, तो साउथ साउथ में क्या हो जाएगा बच्चों? रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। और साउथ पोल है तो साउथ पोल में क्या याद कीजिए, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन किधर होगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं कि पोल से हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब करंट के डायरेक्शन से पोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साउथ है तो साउथ में देखिए एस, करंट का डायरेक्शन देखिए तो क्लॉकवाइज है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैग्नेट को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैग्नेट में साउथ पोल से अंदर जाता है, ठीक है। साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाता है? अंदर जाता है, और अंदर जाता है अगर हम स्क्रू को अंदर की तरफ भेजते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? क्लॉकवाइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहां भी नॉर्थ साउथ है, ठीक है, यहां भी लूप है, अब इसको अगर हम लूप से दूर लेकर जाना चाहें तो लूप से दूर भी नहीं जाने देगा, ठीक है। लूप से दूर भी नहीं जाने देगा बच्चों, ठीक है। तो लूप से अगर दूर नहीं जाने देगा तो यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या जनरेट होगा? नॉर्थ जनरेट होगा, तभी तो खींचेगा ना। तो देखिए बच्चों नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो क्या करेगा? इसको खींचेगा अपने तरफ, खींचेगा लेकिन सटने नहीं देगा। अब सटने नहीं देगा मतलब दूर भगाएगा, दूर भगाएगा लेकिन दूर भी नहीं जाने देगा, समझे? मतलब क्या हुआ कि आई लव यू लेकिन एज ए फ्रेंड, समझ में आया? तो बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ, आई लव यू एज ए फ्रेंड वाला, न सटने दे रहा है न दूर जाने दे रहा है। तो देखिए यहाँ अगर दूर जाने का कोशिश करेगा तो यहाँ तो साउथ पोल है, अब ये लूप क्या करेगा? इसको दूर नहीं जाने देगा, अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा तो यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बनाएगा तभी ना खींचेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है, तो बाहर की तरफ निकलता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, समझे? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो जान ही रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अगर मान लीजिए कि लूप है और इधर अब नॉर्थ साउथ को चेंज कर दीजिए, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, और नेक्स्ट केस में भी ले लेते हैं, क्या है? साउथ है और नॉर्थ है, एक बार इसके तरफ जाएगा एक बार इसके ऑपोजिट जाएगा बच्चों। तो अगर इसके तरफ जाएगा तो क्या करेगा? सटने देगा? लूप सटने देगा कि नहीं? नहीं सटने देगा। तो लूप अगर यहाँ पे नहीं सटने देगा तो यहाँ कौन सा पोल जनरेट होगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, तभी तो नहीं सटने देगा ना। नॉर्थ पोल जनरेट होगा यहाँ, ठीक है, नॉर्थ पोल जनरेट होगा यहाँ। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बाहर की तरफ निकल रहा है मतलब स्क्रू को कसे हैं कभी, तो स्क्रू को कसिएगा ना तो बाहर की तरफ स्क्रू कब निकलता है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है हमारा करंट का? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी तरह क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर नॉर्थ पोल को हम इससे दूर लेकर जाना चाहें
तो दूर जाने देगा? दूर भी नहीं जाने देगा। वो एक ठो शायरी सुने हैं, दिल से दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू है जो हवाओं में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। समझ में आया? तो न सटने देगा न दूर जाने देगा, न सटने देगा ना दूर जाने देगा। समझे ना? बस यही है। तो अगर इसको दूर जाना है, अभी जाने नहीं देना चाहेगा, लूप जो है इसको दूर नहीं जाने देना चाहेगा, तो क्या करेगा कि रुक जाए वो? हाँ, तो इसका ऑपोजिट पोल जनरेट करेगा। तो यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल जनरेट करेगा बच्चों। तो साउथ पोल जनरेट करेगा तो साउथ पोल का डायरेक्शन किधर होगा? मतलब यहां अगर साउथ पोल जनरेट हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करता है करंट का डायरेक्शन हमारा वही होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर डायरेक्शन फाइंड करना है करंट का, तो डायरेक्शन तो हम फाइंड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा विथ द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। लेकिन लेंज लॉ का डिफिनीशन नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखेंगे बच्चों? तो आगे देखेंगे बच्चों फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल एक होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, थंब रूल नहीं है ये, ठीक ना? ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल नहीं है। जैसे मोटर में पढ़े हो थे ना पिछला, जस्ट पिछला वीडियो, ठीक है, तो उसमें हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है? हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते थे फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, जिसमें कि ये हमारा फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता था और ये हमारा करंट के डायरेक्शन में। तो ये वाला जो थंब है, थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, थंब हमारा फोर्स या मोशन के डायरेक्शन को बताता था। ठीक है, नॉर्मली फोर्स तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ना। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स इधर का लगाएंगे तो उधर का मोशन में तो आएगा नहीं। समझ में आया? तो अब राइट हैंड रूल आते हैं। तो राइट हैंड रूल में भी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, तीनों फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है बच्चों। देखिए परपेंडिकुलर इस पे, ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए अगर तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो चीज वही है, ठीक ना? जैसे इसमें भी थंब किसके डायरेक्शन में था? फोर्स या मोशन के डायरेक्शन में था। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था और ये हमारा करंट के डायरेक्शन में था। अंतर बस इतना ही है कि इसमें लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दिया हुआ था, तो फोर्स का डायरेक्शन हमको फाइंड करना था। इसमें फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा। करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर है करंट उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या? करंट को जगाना है। करंट, कोई भी वायर अगर आप लेते हैं ना, कोई भी तार दुनिया का लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि उसमें करंट सोया हुआ था और कुछ मोशन में लाए जब हम उसको, तो उसका इलेक्ट्रॉन मोशन में आया। इलेक्ट्रॉन मोशन में आया तो हमको करंट मिलने लगा। समझ में आया? तो फोर्स हम फिंगर के डायरेक्शन में लगाएंगे या ऑब्जेक्ट को मूव जो करेंगे, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएंगे, वो डायरेक्शन हमको थंब बताएगा। और फोर फिंगर हमको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा बच्चों, इंड्यूस्ड करंट के, मतलब कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उसका डायरेक्शन कौन बताएगा बच्चों? मिडिल फिंगर। समझे? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट
हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों? तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए। अगर कोई पूछ दे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए। जब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमको कब पता करना है? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो हमको। डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम हो। समझ में आया? तो हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बता सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। इफ द कंडक्टर इज forcefully moved in, if the conductor is forcefully moved in magnetic field, there will be a relationship between direction of applied force, magnetic field, and current। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जबरदस्ती का घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम जबरदस्ती का घुमाए जा रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मोशन में ला रहे हैं फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मोशन या फोर्स और करंट में एक रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, और उसी रिलेशनशिप को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मदद से हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, समझे ना? चलिए अब आगे देखते हैं। स्ट्रेच द फोर फिंगर थंब and middle finger of your right hand so that they all are perpendicular to each other। ठीक है बच्चों, तीनों को एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कर देना है। फोर फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब पॉइंट टू डायरेक्शन इन मोशन और फोर्स। थंब जो है वो फोर्स या मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। देन मिडिल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन इंड्यूस्ड करंट।
इंड्यूस्ड करेंट। ठीक है, समझ में आया। तीनों फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना है। अब ये जो है हमारा फोर फिंगर, ये कौन फिंगर है? फोर फिंगर। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, थंब मोशन या फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताएगा। समझ में आया बच्चों? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अगर किसी तरह का डाउट अगर रह जा रहा है मन में तो कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, मान लीजिए कि नॉर्थ लेते हैं, साउथ लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाता है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हम कोई कंडक्टर रखें, इसमें हम कोई कंडक्टर रखे और कंडक्टर को घुमा रहे हैं, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हमारा फोर्स या मोशन के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक ना। तो देखिए इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो करंट किधर फ्लो करेगा बच्चों? नीचे की तरफ। करंट किधर फ्लो करेगा? नीचे की तरफ। समझ में आया? तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जनरेटर और ये राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और जनरेटर, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्लास 10th का सिलेबस अब इसको हटा दिया गया है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। हमेशा एग्जाम और रिजल्ट के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी चीज का नॉलेज भी रखना चाहिए इंसान को, ठीक ना। एक्स्ट्रा नॉलेज रखने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं जानना चाहते हैं, मतलब लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं, केवल एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो फिर राइट हैंड रूल के पहले तक ही है वीडियो आपके लिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। जनरेटर देखते हैं बच्चों, चालू कर जनरेटर, समझे ना। ऐसे बिना चालू पहले भी देख सकते हैं, टेंशन नहीं है उसका। जनरेटर क्या जानना है बच्चों? जनरेटर, तो जनरेटर काम क्या करता है मालूम है? अभी तक जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या देखा कि एक क्वाइल है और एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्वाइल है, क्वाइल का शेप ऐसा ही होता है ना, गोला गोला। स्प्रिंग देखे हैं अपना, हाँ, तो क्वाइल का शेप इसी तरह का होता है, गोला गोला घुमाया हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए ये लूप है, क्वाइल का पहला लूप, ठीक है। और ये मैग्नेट है हमारा, तो क्वाइल को मैग्नेट के पास लाए या मैग्नेट को क्वाइल के पास लाए? क्वाइल को मैग्नेट के पास लाए या क्वाइल को, देखिए क्वाइल को मैग्नेट के पास लाए या मैग्नेट को क्वाइल के पास लाए, दोनों में कंडीशन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं कि नहीं। हमारा हाथ बल मतलब ताकत लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है। तो उसको ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से चले या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से चले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किया जाता है, ठीक है। तो सेम काम क्या करेगा, कौन करेगा? जनरेटर करेगा। मतलब ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स, लिख दीजिए इट कन्वर्ट्स, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
ऑफ ईएमआई। बैंक वाला ईएमआई नहीं है, फिजिक्स वाला है, ठीक ना। तो ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही हमारा जनरेटर काम करता है, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है। एक क्वाइल होता है, मान लीजिए ये क्वाइल है, क्वाइल के पास अगर हम मैग्नेट को ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो क्वाइल को हम मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं तो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ना इस पे, मैग्नेट पे, या मैग्नेट के पास अगर हम क्वाइल को ला रहे हैं तो क्वाइल पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो दोनों केस में मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो हो नहीं रहा है। समझ में आया। तो जनरेटर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और जनरेटर बेसिकली दो तरह का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, जिसमें एसी जनरेटर हम लोग देख लेते हैं। एसी और डीसी में बस एक ही फर्क होता है बच्चों कि एसी जनरेटर में एक डिवाइस होता है, मतलब एसी जनरेटर का एक पार्ट होता है स्लिप रिंग, और डीसी जनरेटर में होता है स्प्लिट रिंग, समझे। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा कुछ दोनों का सेम है। तो हम लोग एसी जनरेटर देख लेते हैं, बाकी आप लोग डीसी पढ़ के देखिएगा। अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो डाउट होगा तो उससे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो एसी जनरेटर देखते हैं बच्चों, हम लोग कौन सा जनरेटर देखेंगे, एसी जनरेटर, चालू कर जनरेटर, समझे ना। ऐसे बिना चालू करवैले हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चालू नहीं करवा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही रहेगा, मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में एक रहेगा हमारा कंडक्टर। अब कंडक्टर को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे दूसरा रहेगा, फिर इधर ये ब्रश हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आउटपुट ले लेंगे। क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे, ठीक ना। मतलब यहाँ हम लोड लगा देंगे कि बल्ब जलाना है कि पंखा चलाना है, मेन लाइन में कनेक्शन दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए कंडक्टर को जो हम घुमाते हैं, बोले ना कि कंडक्टर को घुमाएंगे, मैग्नेट है, अब कंडक्टर को घुमाएंगे हम, तो कंडक्टर को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम क्या समझाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर है, क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर है, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में हर समय चेंज होना चाहिए। तो चेंज कैसे होगा, हाँ, चेंज कैसे होगा, ये सोचे हैं। तो देखिए यहाँ अभी जो आर्मेचर हम लिए हैं क्वाइल, मतलब जो मैग्नेट लिए हैं हम, देखिए वो कुछ इस तरह से है। अब इसको अगर हम घुमाएंगे तो देखिए कुछ ऐसे होगा, मतलब डिजाइन आर्मेचर क्वाइल का चेंज हो रहा है। डिजाइन पे मत जाइएगा, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसको जब घुमाएंगे थोड़ा कुछ ऐसे होगा, और थोड़ा घुमाएंगे तो और थोड़ा होगा, और थोड़ा घुमाएंगे तो और थोड़ा हुआ। हाँ, अब इसमें से देखिए इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 गो पास हो रहा है। इसमें क्या गो हुआ, 1 2 3 गो हुआ, इसमें 2 गो हुआ, इसमें 1 गो पास नहीं हुआ। अब फिर इसी तरह ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे ही मुड़ेगा, फिर ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस घूम रहा है। कंडक्टर क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस घूम रहा है। तो कंटिन्यूअस अगर कंडक्टर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से हर समय चेंज हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी कंडक्टर से, किसी क्वाइल से हर समय चेंज हो तो क्या जनरेट करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, समझे। तो देखिए नाम कर दीजिए कुछ, नामकरण जरूरी है ना। ये तो ब्रश है B1 और ये B2, यही है स्लिप रिंग R1 और ये R2, ठीक है। स्लिप रिंग जो है आपका क्वाइल से डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये घूमेगा, ये और ये घूमेगा, ठीक है। और ये कांटेक्ट बना के रखेगा,
ये जो ब्रश होता है कार्बन का ब्रश होता है, कार्बन में ग्रेफाइट का होता है, मोटर में समझा चुके थे हम, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा, और ये दोनों लगभग बराबर होता है। फिगर में समझाने के लिए ऊपर नीचे कर दिए हैं, ठीक ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो अब इसमें देखिए है क्या क्या, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में कैसे चेंज होगा समझ में आया, ठीक है। कि अगर इसका ये ऑब्जेक्ट मतलब कॉइल हर समय क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो हर समय जरूरी नहीं है कि इतना ही पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये अगर सीधा हो गया एकदम तो इसमें से एको को मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा, और जैसे जैसे डिजाइन चेंज होगा वैसे वैसे कम ज्यादा होते रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कम ज्यादा हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा, किसी सर्किट से करंट फ्लो करने लगेगा, और घर में हमारा पंखा चलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, और भी कुछ चलाना है तो चला सकते हैं, टीवी देखना है टीवी चला लीजिए, समझे, क्योंकि हमको करंट तो मिलने लगा, समझे ना। तो इसमें देखिए मेन क्या होता है, सबसे पहला चीज होता है मैग्नेट। हाँ, ये सब हम मोटर में बता चुके हैं। तो मैग्नेट कौन सा है जी, NS है मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट इज ए फील्ड मैग्नेट, लिखना चाहते हैं नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना। फील्ड मैग्नेट इज अ स्ट्रोंग मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट इज अ स्ट्रोंग मैग्नेट। NS NS जो है वही फील्ड मैग्नेट है, which producing a strong magnetic field, which producing a strong magnetic field, ठीक है। मैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं क्वाइल, मतलब आर्मेचर क्वाइल, आर्मेचर क्वाइल बच्चों क्या होता है, याद कीजिए मोटर में भी बताए थे। इट कंसिस्ट ऑफ large number of turn of copper wire mounted on soft iron core, मतलब आयरन कोर के ऊपर, लोहा के तार के ऊपर, ठीक है यार। ये देखिए इसका जो बीच से पास होगा ये क्या कहलाएगा, एक्सिस, ठीक है। तो आयरन कोर के ऊपर तांबा को लपेट के बनाया गया है कॉइल, एकदम जितना लपेटना है लपेट दीजिए, ठीक, जितना ज्यादा लपेटिएगा उतना बढ़िया है, समझे ना। तो आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर को लपेट के आर्मेचर कॉइल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ आर्मेचर कॉइल का नाम क्या है, PQRS जो है वही है आर्मेचर कॉइल। PQRS जो है वो आर्मेचर कॉइल है बच्चों, समझे। अब इसी को हमको घुमाना है गोले गोले ऐठ के। जनरेटर पुराना जमाना वाला देखिएगा, उसको घुमाते हैं पहले हम, समझे। स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायनेमो को घुमाते हैं गोले गोले ना, तो वही चीज है, इसको घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉइल में हर समय मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते रहेगा, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। और यहाँ से हम कनेक्शन खींच के ले लेंगे, जने जने कनेक्शन देना है, जिधर भी कनेक्शन देना है हम कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर कॉइल के बाद आते हैं क्या है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लिप रिंग। देखिए रिंग ऐसा ही होता है ना, गोले गोले उंगली में पहना जाता है। तो रिंग कैसा है, स्लिप होने वाला रिंग है। कहाँ से स्लिप होगा, तो कार्बन ब्रश से स्लिप होगा ना, ये सब मैंने याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है।
नाम क्या है, स्लिप रिंग। तो कहाँ स्लिप होगा, कार्बन ब्रश से स्लिप होगा, आर्मेचर से स्लिप नहीं होगा, ठीक है। और कार्बन ब्रश जो है ये B1 B2, कार्बन ब्रश में हम क्या यूज करते हैं, हाँ, कार्बन ब्रश के लिए हम डायमंड का यूज करेंगे, कोयला का यूज करेंगे, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या आ गया बच्चों, स्लिप रिंग आ गया। तो स्लिप रिंग क्या होता है, स्लिप रिंग देखिए R1 R2 है, R1 R2। तो इसको आप मेंशन ये भी कर सकते हैं लिखने के लिए कि R1 इज कनेक्टेड विथ P, R2 इज कनेक्टेड विथ S, ठीक है। मेन लाइन क्या लिखना है, दीज रिंग्स रोटेट विथ आर्मेचर, आर्मेचर घूमेगा ना तो ये दोनों रिंग भी घूमेगा बच्चों, आर्मेचर घूमेगा तो ये दोनों मतलब घुमाएंगे ना जब एक बार, तो R1 के जगह पे R2 आ जाएगा और R2 के जगह पे R1 आ जाएगा, मतलब B1 के साथ R2 आ जाएगा और B2 के साथ R1 आ जाएगा। दोनों अपना पोजीशन क्या करेगा, बदल लेगा, क्योंकि आर्मेचर के साथ घूमता है। उसके बाद आ जाता है ब्रश, तो ब्रश में लिख लीजिएगा उसी के जैसा, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड ब्रश जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बना के रखता है। समझ में आया बच्चों। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, कॉइल को घुमाते जाएंगे एकदम, समझे, घुमाते जाएंगे गोले गोले, और घुमाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, चेंज होते रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते रहेगा तो हमको करंट इजीली मिल जाएगा। समझ में आया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें AC DC और वायरिंग का बात करेंगे, घर में वायरिंग किसे करते हैं, अर्थ क्यों लगाते हैं, ठीक है, फ्यूज का क्या काम है, बोर्ड में जो फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा बच्चों। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।